नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सीबीटी 1 में 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया साइंस का 20 क्वेश्चन पूछा गया था, उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। अगर और इससे पहले 12 सेट हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। पदार्थ ऐसा है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग देता है। एक प्लाज्मा है जो एक विशेष रंग, इसको मैं कहेगा आपको से कि सूरज कौन सा अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब भी उपस्थिति गैस की बताइएगा, प्लाज्मा अवस्था। अब बोस आइंस्टीन संघनन ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस पूछेगा, सबसे हल्की अक्रिय गैस कहेगा तो सबसे हीलियम होगा। लेकिन आपको से पूछेगा कि सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन होगा, अक्रिय में तो हीलियम होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? देखिएगा, आपको हम डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिएगा, एक फूल होता है। फूल में एक ये ऐसे गर्भाशय होता है। इसको में तंतु रहता है, फिलामेंट लगा हुआ रहता है इसे। और ये क्या होता है? सेपल होता है जिसको बाह्यदल कहते हैं। लेकिन निषेचन के लिए कौन कौन करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्थिकेसर बोलते हैं। अस्थिकेसर में कौन कौन होता है? अस्टिग्मा, ऊपरे वाला को बोलते हैं अस्टिग्मा। मान लग रहा है, एकरा मतलब ये स्त्रीलिंग होगा अस्टिग्मा, और ये हो जाएगा अस्टाइल। ये क्या हो जाएगा? अस्टाइल। ये होगा अस्टाइल। इसको हिंदी में बत्रिकाक बोलते हैं, इसको बत्रिका बोलते हैं। और पुकेसर में हो जाएगा फिलामेंट और एनेथर। और दोनों को मिला के हम लोग पुकेसर बनाते हैं। पुकेसर ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। अब इसको आप बनाइए, आसानी से बना दीजिएगा। देखिए, पूछ रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा है? तो बाह्यदल तो नीचे होता है, इसका तो निषेचन इससे नहीं होगा, पुकेसर होगा। और पुकेसर को इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। मेन माने मर्दाना, मतलब पुरुष हो जाएगा। हम लोग देसी भाषा में उसको बोलते हैं पुकेसर। स्टेमेन इंग्लिश में मेन है, एक मतलब पुकेसर होगा, पहला पुरुष लिंग होगा इसको में। बाह्यदल ये भी नहीं होगा। पंखुड़ियाँ तो ये सहायक है। पुकेसर और अस्थिकेसर देखिएगा, इसको इंग्लिश में देखिएगा स्टेमेन और पिष्टी को ही स्टेमेन हो गया। और पिष्टी अस्थिकेसर को बोलते हैं, इसको में कौन कौन होता है? स्टिग्मा होता है और अस्टाइल, और दोनों को मिला के अस्थिकेसर कहते हैं, जिसको पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल ये हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ये प्रजनन का भाग होती है, पुकेसर और अस्थिकेसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छा से पढ़िएगा, जब आप भुला जाइएगा। इसको बार बार यही चलते हम बताते हैं, पिछली वीडियो में भी बताए थे, क्योंकि आपका याद भी रहे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है? लवण अब दो प्रकार की होती है, एक क्षारीय लवण
और एक होती है, एक क्षारीय लवण होती है, एक लवण अम्लीय होती है, और एक दिक् लवण भी होती है। दिक् लवण जैसे में हो गया, जैसे में आपको फिटकिरी का कुछ होता है K2SO4 इंटू एल्युमिनियम 2O3SO4 इंटू 24H2O होता है, ये दिक् लवण हो गया। लेकिन इसको मैं पूछ रहा है लवण अम्लीय। लवण अम्लीय किसको बोलेंगे? जिसको मैं परबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर बनाता है लवण अम्लीय। अब यही प्रबल क्षार रहता और दुर्बल अम्ल रहता तो लवण क्षारीय होता। तो देखिएगा, ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसको मैं HCl और NaHCO3 मिलाने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये हो गया प्रबल, ये हो गया दुर्बल, दोनों मिला के सोडियम कार्बोनेट लवण अम्लीय बनाएगा। आपको रिएक्शन याद रखना होगा, ये सोडियम कार्बोनेट अम्लीय होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 18 देखिएगा। ये अच्छा केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसको मैं देखिएगा ध्यान से। तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। तत्वों के किसको पर? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पर। तो सबसे पहले वर्गीकृत मैंने आवर्त में सजाया था, सबसे पहले द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीफ ने सजाए थे। और इनके समय 63 तत्व थे। कितना तत्व थे? 63 तत्व था। और डोमिनेटर के समय त्रिक नियम दिए थे। बोले थे कि A और C के परमाणु द्रव्यमान के बराबर B बराबर हो जाएगा A प्लस C के परमाणु द्रव्यमान के आधा होगा B के। ये हो गया डोमिनेटर के नियम हो गया। और न्यूलन ने अष्टक नियम दिए थे, जिसको 56 तत्व था, ये अष्टक नियम दिए थे। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिए थे, लेकिन आपको से पूछेगा परमाणु सिद्धांत दिए थे, लेकिन आपको से पूछेगा परमाणु शब्द डेमोक्रेटिस ने दिया था। कौन? डेमोक्रेटिस ने दिया था। डेमोक्रेटिस ने परमाणु शब्द दिया था, इसको याद रखिएगा, परमाणु शब्द। और तत्व की सबसे छोटी परमाणु होती है, तत्व की सबसे छोटी परमाणु, और यौगिक की सबसे छोटी अणु होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा। किसी स्थिर वस्तु में, कोई वस्तु स्थिर है मतलब रुका हुआ है, किसी वस्तु स्थिर में रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति के रहने की प्रक्रिया रखती है। तो बोलिएगा, आप जानते हैं कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, अब विरामा में है तो विरामा में रहना चाहता है। ये जड़त्व का नियम होता है। और जड़त्व दो प्रकार की होती है, एक गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है विरामा का जड़त्व। लेकिन आपको से पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा, तो आप मार दीजिएगा विराम के रुका हुआ नहीं, सबसे बड़ा गति का जड़त्व होता है। और गति का जड़त्व किसको कहते हैं? कोई वस्तु गति में है और फिर रुक गया, तो गति से रुक गया, तो गति में था ही चलते गति का जड़त्व हो गया। और कोई वस्तु रुक के चल रहा है, मैंने रुका था पहले से, उसके बाद चलने लगा, तो विरामा का जड़त्व होगा। जो पहले होगा वही होगा, जिसे रुका हुआ से चलने लगा तब विरामा का जड़त्व, और गति से रुक गया तब गति का जड़त्व हो जाएगा। और P बराबर संवेग बराबर mv होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, और इसका तो मीटर प्रति सेकंड जाने करते हैं। अब बल तो जाने कर रहा है, फादर बराबर माँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हम रिवाइज करवाते हैं क्योंकि आपका भी याद रहे, बार बार पढ़ने से ही याद होता है, एक बार में कोई महान नहीं है कि याद रखेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो देखिएगा, कैल्शियम तो आप ठंडो पानी में डालिएगा, जो चूना होता है आप देखिएगा ठंडो पानी में डालिएगा तो खोलने लगेगा, इसको भी जानते हैं। सोडियम तो जानते हैं किरोसिन तेल में रखा जाता है, अगर बाहर निकालेंगे तो इसी अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम तो जाने करता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है कौन? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ये सब अभिक्रिया श्रेणी है। मैग्नीशियम, ये ग्रुप डी में भर भर के पूछा है इससे कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रिया श्रेणी है। तो इसको मैं एल्युमिनियम अगर गर्म पानी से कर दे अभिक्रिया तो आप खाना कैसे बनाइएगा? रिएक्शन कर जाएगा। आप अगर इसको मैं अभिक्रिया करेगा तो आपको तो बीमारी होने लगेगा। ये कभी होता है नहीं, ये गर्म और ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है एल्युमिनियम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो देखिएगा, ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी हो गया, ऐसी ना है। ये हो गया पी, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक, और बीच में डी और नीचे वाला एफ ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। तो धातु के बाएं तरफ रखे हैं इसको में, और ये बीच में छक का मतलब उप धातु है, बीच में उप धातु है, और दायां तरफ अधातु है, दायां तरफ अधातु है। तो बायां तरफ कोची है? धातु कहाँ है? तो बायां तरफ हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। 43 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है। यदि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या हम कहते हैं? एकल आवृत्ति को मतलब एक टोन को हम क्या कहते हैं? इसका टोन कहते हैं। जिसे कितना टोन होता है? सा रे गा मा पा धा नी। तो सा एगो हो गया, रे एगो हो गया, गा हो गया एगो, मा हो गया। अब पूछेगा, जब सा से शुरू करते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ते जाएगा। सा कम से कम सारे गामा पद नी के सबसे ज़्यादा होगा, आवृत्ति होगा। और पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसको हम तरत्व हिंदी में बोलते हैं, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। और महिला की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तेज होती है, इस चलते सुरीला आवाज़ होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिएगा। 44 नंबर देखिएगा कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक। जिससे कोई आदमी ज़्यादा अगर 6 फीट से है, अगर हर समय वृद्धि वाला निकलते जाए तो 6 फीट से पार हो जाएगा। तो आदमी की एक निश्चित सीमा तक का विकास होता है, और कभी कभी विकास अवरोधक मतलब फिर रोका भी जाता है। और वृद्धि हार्मोन हम लोग से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, एस्टोमिक प्रोटे, इसको में हम वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। इसको आप याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। और कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक भी होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? देखिएगा, बीजांड में बीजाणु, इसको बीजांड भी कभी लिखेगा, इसको कभी बीजांड भी लिखेगा। बीजांड है जो बीजाणु बीज में परिवर्तन हो जाएगा, बीजाणु। और ओवरी फल में परिवर्तित होता है। पूछेगा, ओवरी अंडाशय कोची में? फल में। और बीजाणु बीज में होता है परिवर्तित। और पत्रिकाग, जिसको स्टिग्मा और स्टाइल दोनों मिलके अस्थिकेसर बनाती है। अस्थिकेसर मादा जनन है फूल के। अस्थिकेसर, जिसको कुछ से पहले हम पिष्टि बोले थे, इसको हम पिष्टि भी इंग्लिश में बोलते हैं, पिष्टि बोलते हैं।
और दोनों स्टिग्मा मान लगल और लड़की स्टाइल, ये आपसे समझ सकते हैं कि ये अस्थिकेसर के मतलब बात कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जुगाड़ से याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। देखिएगा, इससे पहले एक वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल बताए थे, उसको मैं आपको कैलकुलेशन के लिए कहे थे, आप किए कि नहीं किए, आप कमेंट भी नहीं किए। यदि एक तार में माध्यम में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, एगो तार है उसको में प्रवाहित धारा आई है, माने धारा आई हो रहा प्रवाहित, और इलेक्ट्रॉन आवेश माने इलेक्ट्रॉन का आवेश Q है, इलेक्ट्रॉन आवेश Q E है, तो T सेकेंड में प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब T समय है और N संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, मतलब आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है, और एक Q बराबर Ne होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। Q इधर भी है, तो दोनों का हम बराबर कर सकते हैं ना, है I बराबर IT बराबर Ne हो जाएगा। अब कुछ ही निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको हम कर सकते हैं ना, है IT और E है इधर, तो इधर नीचे ले लाएंगे, तो IT बटा E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर N बराबर, इसको हम N बराबर लिख सकते हैं, IT बटा E हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखिएगा। ये 58 नंबर देखिएगा। 1 वाट बराबर होता है, जिस वाट का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति के, और शक्ति बराबर कब कहते हैं, काज करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, काज करने की दर को शक्ति कहते हैं, और काज करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमेशा हम पिछले वीडियो का पहला वीडियो से बता रहे हैं कि काज करने की दर को, ये समय नीचे हो जाएगा, काज करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और काज करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, काज हो गया जूल और समय के हो गया सेकंड, माने 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा 1 वाट बराबर। और एक आग्र में ये ऊर्जा की मात्रक होता है, ऊर्जा के मात्रक जूल होता है, और 1 जूल में 10 के पावर 7 आग्र होता है। सीजीएस मात्रक है, आग्र होता है 1 जूल में 10 के पावर 7 होता है, माइनस नहीं 7 होता है। अब पास्कल तो आप जाने करते दाब के होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, जो हम किसी लाइन में, मतलब किसी सर्किट में हम विद्युत प्रभाव करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति कारण। जैसे कोई तार है, इसको जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं गति करेगा और विभवांतर में अलग अंतर नहीं होगा, तब तक कहाँ ये कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रभावी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिएगा। pH मान में 7 से 14 से हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिएगा, pH मान 0 से लाके 7-14 तक होती है pH मान, और ये होता है अम्ल 7 तक, और ये होता है क्षार। ये OH की, इसको में H इधर में बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है, इधर में एरो का चिन्ह इधर में बढ़ता है, और OH इधर में बढ़ता है तो क्षारीय बढ़ता है, इधर में बढ़ता है। OH माइनस प्रदर्शित करते हैं, OH 14 की तरफ बढ़ेगा तो क्षारिकता बढ़ेगा, और 0 की तरफ जाता है तो अम्लता बढ़ता है। तब पूछ रहा है pH मान के 7 से 14 हुई, मैंने 7 से 14 इधर में जा रहा है तो क्षारिकता बढ़ेगी, मैंने OH आयन सांद्रता की वृद्धि होगी, OH आयन सांद्रता की वृद्धि होगी। और 0 से 7 कहता
तो H आयन की कमी होती, इधर जा रहा है। और 7 से 0 कहता तो H प्लस की सांद्रता में वृद्धि होती। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखिएगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप से संग्रहित है? शुष्क सेल मतलब जो घर में लाइट बैटरी होता है, वो वाला बैटरी नहीं देखते थे जो टॉर्च में लगाते थे बाबा लोग, वो वाला टॉर्च वाला है, वो हो गया शुष्क बैटरी। पहले लैंप में भी लगता था। रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इससे हम लोग विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। और इसी बैटरी से हम लोग बच्चा में इसको गोबर गैस बनाते थे। पहले इसको क्या करते थे, बैटरी को हम रख देते थे और उसको पहले हम प्लस माइनस, ये ऊपर वाला प्लस रहता था, ये माइनस रहता था, उसको पहले पानी में डालते थे और फिर उसको हम धूप में रखते थे। इससे विद्युत अपघटन होता था और इससे हम लोग छोटा छोटा बल्ब जलाते थे पहले। और गतिज ऊर्जा जैसे चलता हुआ गाड़ी, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, रुका हुआ, चाहे तना हुआ इंद्रधनुष, ये हो गया स्थित ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा सूर्य में होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखिएगा। 64 नंबर एक अच्छी क्वेश्चन है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा बनाता है? स्केलकाइमा, जिसको हम हिंदी में दृढ़ उत्तक कहते हैं। दृढ़ उत्तक कहते हैं। ये दृढ़ मतलब मजबूत और कौन कठोर कौन होगा? स्केलकाइमा। अब पूछेगा किसी भी, जैसे नारियल के खोल, नारियल के ऊपर वाला किसका? स्केलकाइमा का बना हुआ था। कोलोनकोमा, जिसको हिंदी में हम स्तूल कहते हैं। स्तूल मतलब मुलायम, तो ये कैसा होता है? मुलायम होता है। ये लंबी नुकीली पर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद 70। हम सोचते हैं कि दो चार हर कोई में बताएं कि आपको कम भार पड़े और आसानी से एक दो को आप याद कर सकते हैं। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? जैसे हम बताते हैं आपको कि धातु और धातु के बीच में क्षार का मतलब उपधातु, और ऑक्साइड अम्ल और क्षार के बीच में बना उभयधर्मी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं। इसको हम हिंदी में उभयधर्मी कहते हैं। इंग्लिश लिख दिया है उभय, हिंदी में भी इंग्लिश से लिख दिया और इंग्लिश में तो इंग्लिश है ही है। उभयधर्मी बोलते हैं इसको, उभयधर्मी बोलते हैं। उभयधर्मी जैसे हो गया जिंक ऑक्साइड PbO, इससे पहले जिंक ऑक्साइड आया था पिछली वीडियो में, ऑक्साइड हो गया, और Al2O3 हो गया। ये हो गया उभयधर्मी। 3 को याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको बनाइए। क्रमशः 20 kg, माने एम एक वस्तु है जिसका 20 kg द्रव्यमान है, 20 kg है। 50 kg M2 है जिसको 50 kg है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल मतलब F मांग रहा है, क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी r बराबर 2 मीटर है? तो आप गुरुत्वाकर्षण, ये न्यूटन वाला नियम लगा दीजिए। F बराबर m इंटू जी इंटू m इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर लगा दीजिए। इसको आप रख दीजिए। g बराबर कितना होता है? 6, इसको लिख दीजिए 6.0 टू 10 के पावर 11 हो गया। 10 के पावर 11 गुने कितना हो जाएगा? m 20 गुने 50 और बटा कितना? r स्क्वायर 4। इसको लगाइएगा तो इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये अच्छी न्यूमेरिकल थोड़ा सा है। एक प्रसार केंद्र से कितना 71 गुने 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति, मतलब n बराबर आवृत्ति n बराबर 71 गुने 10 के पावर 4 हर्ट्ज है।
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गति है। v बराबर कितना है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा पूछ रहा था। v बराबर n लैम्डा लगा दीजिए, n लैम्डा लगा दीजिए। v बराबर कितना है? 3 गुने 10 के पावर 8 बराबर लैम्डा, और n कितना है? 71 गुने 10 के पावर 4। 4 से 4 ख़त्म हो गया। अब कितना बच गया? 3 पर 4 0 बटा 71। इसको भागा दीजिए तो सच्चों के 28। 4 से पार के हुआ एगो ये है, एगो ये है। इसको भागा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 400 से पार 2 को इसको काट लीजिएगा, 422.5 आ जाएगा। चलेगा। अब इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप देखिए और कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसा लगा। अगर CB2 चालू करना है तो आप कमेंट में बताइए कि CB2 का बैच भी चालू कीजिए। इसका फिजिक्स है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा।